हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न एग्जाम का चेंज हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चीज मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि अब जो टीयर 1 है वो टीयर 2 के बराबर है। यानी कि जो चीज टीयर 1 में आ रही थी सेम वैसा ही आपका टीयर 2 में आ रहा है। ठीक है, बस कुछ जो यहाँ पर वेटेज है उसमें चेंज है। तो इसका मतलब ये होगा कि टीयर 1 में आप जो भी परफॉर्म करोगे, ठीक है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी वो एक रिफ्लेक्शन होगी कि आपकी कितनी तैयारी है और कितना अच्छा आप टीयर 2 के अंदर करके आओगे। तो जो टीयर 1 की परफॉर्मेंस है वो काफी क्रूशल है। हालांकि वो ऐड नहीं होगी, ठीक है, मेरिट में ऐड नहीं होगी, पर इससे आपको खुद ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो टीयर 1 में अगर आप चारों सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हो तो आप टीयर 2 में तो जाओगे ही जाओगे, पर उससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है। ठीक है, तो टीयर 1 के जो मॉक्स हैं उनको आप लोग अच्छे से दीजिए। ऐसा नहीं कि अब आप ये सोचें कि टीयर 1 की तो केवल यहाँ पर नेचर क्वालिफाइंग कर दिया है तो इसमें ज्यादा नंबर लाने का फायदा नहीं है। फायदा है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा नंबर लाने का फायदा है। फायदा ये कि आप अपनी खुद की तैयारी चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इसके मॉक्स को आप लोग सीरियसली दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि प्री की कट ऑफ तो 130 जा रही है और उससे भी कमी रहेगी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना, आप ये सोचो कि आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको ये संतुष्टि मिलेगी कि आप टीयर 2 में भी अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो इस फिगर को आप लोग माइंड से हटा दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, कट ऑफ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये है कि आपको अच्छी रैंक लानी है। ठीक है, तो टीयर 1 में आप अच्छा परफॉर्म करके आना और टीयर 1 की प्रिपरेशन को सीरियसली करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज देखो, ये आपको मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ कि क्या पैटर्न है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये आपका मेंस का पैटर्न है। ठीक है, सेक्शन 1 में आपको मैथ्स मिलेगी और रीजनिंग मिलेगी। 30-30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का कंपोजिट टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फिर आप आएंगे सेक्शन 2 की तरफ। यहाँ पर इंग्लिश के 45 सवाल, जीके के 25 सवाल और इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम मिल रहा है 1 आवर का, यानी कि 60 मिनट। इसके बाद आप आएंगे सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 में जो कंप्यूटर के आपको 20 सवाल मिलेंगे ये केवल ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अगर आप इनमें ज्यादा नंबर ना भी लाओ, बस एक जो बेयर मिनिमम सेट है उससे ज्यादा ले आओ, तो भी आप पास हो जाओगे। इसके नंबर ऐड नहीं होने। ठीक है, ये मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो आप दे देना। एक ब्रेक होगा, उसके बाद ये टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपका पैटर्न है। और अब क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इज योर सिलेबस डन? क्या आपका सिलेबस हो चुका है? अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इनका अगर आपका अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ तो पहले सिलेबस को करो। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो चीजें पहले पूछी जा रही थी वही चीजें फ्यूचर में भी पूछी जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने रीजनिंग का सिलेबस नहीं करो और आप कह रहे हो कि अब कुछ आप डिफरेंट पढ़ लोगे। ऐसा नहीं है, जो चीज आपको पहले पढ़नी पड़ती थी वही आपको अभी भी पढ़नी है। तो सिलेबस तो आपको पूरा पहले करना ही है। जितनी जल्दी आप सिलेबस करोगे उतनी जल्दी आप प्रैक्टिस पर आ सकते हो। तो पहले आप अपना सिलेबस पूरा करो। अगर आपका सिलेबस ही पूरा नहीं है तो अब जो लोग पुराने हैं उन लोग का सिलेबस तो हो चुका है, उन लोग को क्या करना है, उन लोग को अब केवल प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस। उनको अब ये नहीं सोचना कि मैथ्स के अंदर एलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री में मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वो सब आप छोड़ दो। एलजेब्रा, ट्रिगो, इसमें अब डीप में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप डीप में मत जाओ। क्या फायदा डीप में जाने का, जब एक टॉपिक से आपका एट मैक्स 2 सवाल ही तो आ सकता है। एट मैक्स आपका 2 क्वेश्चन इससे आएगा मेंस में, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो इसमें आप बहुत ज्यादा डीप में जाओ, उसको कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आपका सिलेबस एक बार हो गया तो आपको केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको सिलेबस ऑब्वियसली पहले पूरा करना है, तभी आप प्रैक्टिस की तरफ मूव करोगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, तो मैथ्स में अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आपका केवल प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, आप ज्यादा ध्यान उस पर ना देना। ये मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रही होगी, हाउ मच टाइम फॉर ये सब्जेक्ट। अब हर एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम डिवोट करना है, तो मैं यहां पर ठीक से लिखता हूं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, अब देखो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप मैथ्स को 1.5 आवर दे रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, या फिर आप 2 आवर भी दे सकते हो, मैथ्स को भी आप 2 आवर दे सकते हो।
पर मैं मान के चलूँ कि आप मैथ्स पहले से पढ़ते आ रहे हो तो उस पर आप अब थोड़ा कम ध्यान दोगे तो चलेगा, ठीक है। जीके को भी आपको 2 घंटे देने हैं और इंग्लिश के भी आपको 2 घंटे देने हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वो भी दे सकते हो। इतना आइडियली टाइम मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि कंप्यूटर उसका क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि देखो कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं पर क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इसमें भी आपको 30 मिनट्स तो एटलीस्ट डेली डेली देने पड़ेंगे। 30 मिनट्स क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना टाइम आपको देना है आइडियली फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा कम अगर आप दे रहे हो 2 घंटे से यानी कि 1.5 आवर तो वो चलेगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप इसमें ज्यादा दे सकते हो, पर इतना टाइम आपको आइडियली देना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब ये चीज आप लोग अच्छे से समझो कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो पहले क्या होता था, पहले मेंस के अंदर जो मैथ था वो 200 मार्क्स का था, इंग्लिश था वो 200 मार्क्स का था। अब क्या हुआ है, केवल मैथ इंग्लिश की बात करते हैं। अब जो मेंस के अंदर मैथ है उसके कितने सवाल है, 30 सवाल, यानी कि 30 × 3 इतने मार्क्स हुए। इंग्लिश 45 क्वेश्चन, तो 45 × 3 यानी कि 135। तो इसका वेटेज कितना बढ़ गया इसके कंपैरिजन में, आप खुद देखो। यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर 90 मार्क्स की मैथ और 135 मार्क्स की इंग्लिश, तो 50% ज्यादा है यहाँ पर। ये चीज आपको समझ में आई। तो इंग्लिश का वेटेज अब बड़ा है, ठीक है, बड़ा है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल तो कम ही हुआ है पर मैथ्स की तुलना में इंग्लिश पर अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार के लिए मैथ्स में आप कमजोर हो तो चलेगा, पर इंग्लिश में हम आप वीक नहीं हो सकते, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो लोग इंग्लिश में कमजोर होते थे उनके भी सिलेक्शन हो जाते थे 150-160 नंबर लाकर, पर अब नहीं होने वाला। अब अगर आपकी इंग्लिश ऐसी है कि आपके नंबर कम आएंगे इंग्लिश में, तो जो लोग इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे इन 45 सवाल की मदद से, ठीक है। क्योंकि जो इंग्लिश में अच्छा है वो 45 में 45 भी सही कर सकता है, ठीक है। 41, 42, 43 तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश में अब आप वीक अगर हो तो आपको भूलना पड़ेगा एसएससी सीजीएल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या फिर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, वो तो आपके ऊपर है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग। देखो रीजनिंग में अभी तक क्या होता था कि हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करते थे सेपरेट, चैप्टर वाइज हम कभी नहीं पढ़ते थे, ठीक है। हम केवल जो रीजनिंग आपकी आ रही है मॉक में वो दे देते थे और उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती थी। पर अब मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए कि आपको रीजनिंग को टॉपिक वाइज आप पढ़ो। कहाँ से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, जो भी टीचर आपको पसंद है आप उससे पढ़ो। टॉपिक वाइज आप पर पढ़ो इसे, ठीक है। यूट्यूब से टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा जो सेक्शन मॉक आप दे रहे हो वो तो काम आएगा ही आएगा, तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने नंबर सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे। अब जब आप नंबर सीरीज के 200-300 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करोगे, ठीक है, तब क्या होगा, तो जितने भी पैटर्न पॉसिबल होते हैं वो आपको पता चलेंगे, ठीक है। अभी तक क्या है कि हम लोग एक मॉक दे रहे हैं, मॉक में आपका 2 क्वेश्चन आ गया नंबर सीरीज का, आपने वो कर लिया और आपका काम हो गया, ठीक है। आपने उनमें से एक कर दिया, एक शायद आप ना कर पाए, आपने उसे छोड़ दिया। पर अब आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे नंबर सीरीज आपका एक टॉपिक है तो इसके आपको 200-300 क्वेश्चन सेपरेटली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिलोग वगैरह इन सब के क्वेश्चन आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग, कि रीजनिंग के भी 30 सवाल हैं। तो जो मैथ्स है ना वो रीजनिंग के इक्विवेलेंट है। तो जैसे आप मैथ्स को पहले इंपॉर्टेंस देते थे ना, वैसे अब आपको रीजनिंग को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और, व्हाट नॉट टू डू इन जीके, ये बात शायद आपको कोई नहीं बताएगा। देखो होता क्या है ना कि पहले क्या नेगेटिव मार्किंग थी, पहले नेगेटिव मार्किंग आपकी होती थी 1/4, अब क्या नेगेटिव मार्किंग है 1/3। देखो जीके में हम लोग करते क्या है, हम लोग बेसिकली जीके में ट्राई करते हैं कि कैसे में हम हल्का फुल्का याद रख लें, ठीक है। तो जो आपका हल्का फुल्का याद है ये नहीं करना आप, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो पेपर के अंदर बुरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। हल्का फुल्का याद नहीं करना है, पक्के तरीके से याद करना है जो भी फैक्ट आप पढ़ रहे हो। जैसे आपने पढ़ा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, पहला वाला, तो ये चीज जब आपने पढ़ी, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करनी है। आप ये नहीं कि आप ऐसे याद कर लो कि 1950 के बाद हुआ था, 1960 से पहले हुआ था, ठीक है। एक आपको टाइमलाइन याद नहीं करनी, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपके सामने पेपर में सवाल आया तो आपको श्योर होना पड़ेगा, यू हैव टू बी श्योर कि इसका आंसर क्या है। या तो आपको नहीं आता तो नहीं आता, पर अगर आपको आता है तो वो चीज आपको श्योरली आनी चाहिए। रीजन ये है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ठीक है। तो आप तुक्का नहीं लगाओगे, ये निगेटिव मार्किंग आपको रोक लेगी तुक्का लगाने से, और अच्छा होगा आप तुक्का ना ही लगाओ, ठीक है।
इसलिए जो भी चीज आपको याद है वो आपको श्योरिटी के संग याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में है कि जो भी आप जीके में पढ़ रहे हो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो पहले आ रहा था वही आएगा, पर अब आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको श्योरिटी के संग वो चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसमें वो नहीं लगा सकते आइडिया। ठीक है, कि आप उसको ऐसे याद कर लो हल्का फुल्का जिससे आपको बाद में याद आ जाएगा ऑप्शन देख के, वो चीज अब काम नहीं आएगी। आपको श्योरिटी के संग वो चीज याद करनी पड़ेगी पक्का तरीके से। एक जो होती है ना रोट लर्निंग, वो करनी है जीके में। रोट लर्निंग टॉपिक आपके वही सेम है पुराने, स्टैटिक जीके आपकी जो आती थी, नेशनल पार्क, टेम्पल्स, वो सब चीज सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ वही आएगा। करंट अफेयर जो पहले आती थी अजीब सी, वो अभी भी आएगी। ठीक है, कोई चेंज आपको उसमें नहीं करना। एक चीज आप ये कर सकते हो कि करंट अफेयर डेली कर सकते हो, करंट अफेयर डेली। जो भी टीचर आपको पसंद है, बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है, यूट्यूब पर जो आपको करंट अफेयर डेली कराते हैं, वरुण अवस्थी सर काफी अच्छा कराते हैं, वहां से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करो, आपको अपने पसंद का टीचर मिल जाएगा। ठीक है, जीके में अगर आप मेरी बात मानो तो एक चैनल है आपका इंदोलोगस, इस पर आप लोग जाना। यहाँ पर जो भी आपको जीके का कंटेंट मिले, अब तो बहुत जरूरी है, इसको करना अच्छे से। ठीक है, पूरा अच्छे से करना, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ठीक है, और जीके को आप लोग सीरियसली अब लो। 2 घंटे जीके पढ़ना मजाक नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बोला 2 घंटे जीके पढ़ने के लिए, बहुत बोरिंग हो जाएगा जीके पढ़ना 2 घंटे, पर अब जरूरी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स 2 घंटा किसी से पढ़वा लो तो वो आराम से पढ़ लेगा, पर जीके 2 घंटा पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद देखो कंप्यूटर पर आते हैं। कंप्यूटर क्या करना है इसमें, ये सिलेबस पूरा गिवन है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचो कि आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, ये सब नहीं आने वाला। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज नहीं आएगी उसमें, बेसिक्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो पूछे जाएंगे। अगर आपको आइडिया लगाना है कि कैसे सवाल कंप्यूटर में आ सकते हैं, तो जो बैंकिंग एग्जाम रहते हैं, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स, उसमें कंप्यूटर पूछी जाती है, तो वहां से आप किसी भी टीचर को पकड़ो, उससे आप कंप्यूटर पढ़ लो। ठीक है, यहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ लो, जैसे सवाल वहां पर आते थे ना, सेम वैसे ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में जो कंप्यूटर के सवाल आते थे वो आ सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको गिवन है, अगर आप चाहो तो आपको रेफरेंस बुक ले लो। ठीक है, कोई भी आप बुक ले लो, 9वीं 10वीं क्लास की कोई भी किताब होगी, उसमें ये सब टॉपिक होंगे, पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वहां से आप टॉपिक को खुद भी कर सकते हो। अगर आपको खुद करने में बोर लग रहा है तो आप किसी भी टीचर से भी ये कर सकते हो। ठीक है, और कितना समय देना है मैंने आपको बताया कि 30 मिनट से ज्यादा कंप्यूटर को नहीं देना है। अगर आप 30 मिनट डेली करोगे ना तो एग्जाम तक आपकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, आप 20 में से 15-16 सवाल आराम से बना दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन? हाँ, 20 ही क्वेश्चन है। हाउ टू प्रैक्टिस, ये चीज बहुत जरूरी है। देखो, प्रैक्टिस अब आपको कैसे करनी है, तो मेरा ये मानना है कि आपको प्रैक्टिस अब इस फॉर्मेट में करनी है। दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू प्रैक्टिस। अब ये कैसे होगा, ऐसे मॉक तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जो आपके पास टीयर 1 के पेपर्स होते थे, टीयर 1 के जो आपके पास पीवाईपी है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आप कैसे अटेम्प्ट अप करोगे। अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आप चेंज कर दो। अटेम्प्ट का जो तरीका है वो आप चेंज करो। क्यों चेंज करना है, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ जो मेंस का फॉर्मेट है उससे। तो आप क्या करो कि आपके पास 60 मिनट होते थे, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते थे प्री के अंदर, हम केवल अभी टीयर 1 की बात कर रहे हैं। तो उसमें अब आप एक छोटा सा चेंज करो। वो चेंज ये कि पहले 40 मिनट्स आप ये डिसाइड करो कि स्टार्टिंग के 40 मिनट्स मैं केवल मैथ प्लस रीजनिंग करूंगा। मैथ प्लस रीजनिंग, इसके जो 50 सवाल होते हैं वो मैं इन 40 मिनट में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो 20 मिनट होंगे वो मेरे रिजर्व्ड हैं इंग्लिश और जीके के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप मॉक को प्रैक्टिस करोगे, इससे आप हैबिचुअल हो जाओगे नए फॉर्मेट के। ठीक है, ताकि मेंस में आप कर पाओ। प्री में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, पर प्री के मॉक को ही आप ऐसे दे सकते हो जिससे आप मेंस के अपनी परफॉर्मेंस को मिमिक कर सको। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब देखो एक चीज और, ये पॉइंट आप लोग शायद मिस कर रहे हो कि एक रीजन है, एक रीजन है कि क्यों यहां पर सेक्शन को इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, यहां पर एक रीजन है। वो रीजन ये है, सेक्शन 1 में जैसे आप देखो इन लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग को साथ में रखा, तो इसका पर्पस क्या है, ऐसा क्यों करा। ऐसा इसलिए करा ताकि यहाँ पर एक टाइम का कंस्ट्रेंट बने। तो जो आपका सेक्शन 1 है उसमें आपको टाइम की शॉर्टेज होने वाली है, टाइम की शॉर्टेज आपको सेक्शन 1 में रहेगी। 1 घंटे में 60 सवाल मैथ रीजनिंग करना आसान बात नहीं होती है, और उनका लेवल क्या होगा ये अभी हमको नहीं पता। ठीक है, किसी को नहीं पता कि रीजनिंग में क्या आएगा, पजल्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, वो सब हमको नहीं पता, पर टाइम की शॉर्टेज यहाँ पर रहने वाली है। तो एक रीजन है कि मैथ और रीजनिंग को साथ में रखा गया है,
वो चाहते तो मैथ इंग्लिश को साथ रख सकते थे, मैथ जीके को साथ रख सकते थे, पर उन्होंने मैथ और रीजनिंग जिसमें टाइम लगता है उन दोनों को साथ में रख दिया ताकि आपके पास टाइम का शॉर्टेज हो एग्जाम के अंदर। फिर एक यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो आपका इंग्लिश जीके, इसमें आपको एक्यूरेसी का डर रहेगा, क्योंकि जीके में जो हम सवाल करते हैं हमको पता नहीं होता कि वो सही होगा कि नहीं हुआ। यहाँ पर आपका एक्यूरेसी का चक्कर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइन करा गया है ताकि आपके लिए मुश्किल हो, इतना आसान नहीं है। प्लस जो आपकी निगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो कि पेपर पैटर्न आसान हो गया, ऐसा भी नहीं है। पेपर पैटर्न आसान नहीं हुआ है, निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा एग्जाम के अंदर। होता कहता है ना कि जीके में अगर आप 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 10 में अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए, 8 गलत हो गए, तो आपका मामला जीरो हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, इसमें तो टाइम का कोई कंस्टेंट है नहीं, ये तो बस आपकी नॉलेज है, इसको कोई भी ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आप लोग कब करोगे, जब आपका प्री हो जाएगा ना, प्री जब आप लोग पास कर लोगे उसके बाद आप डेली 1 आवर टाइपिंग को दे सकते हो, 1 आवर टाइपिंग को दे सकते हो आफ्टर प्री, ठीक है। प्री पास करने के बाद आप 1 आवर टाइपिंग को देना, टाइपिंग में भी अच्छे हो जाओगे, और ये जरूरी है अब यार, ठीक है। बिना टाइपिंग निकाले आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। एक चीज आप लोग ध्यान देना कि सिलेबस में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि रीजनिंग में अगर एक सवाल +3 और -1 का है तो इसका मतलब रीजनिंग का सवाल कठिन होगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वहां तो सारे ही क्वेश्चन +3 -1 के, इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर के जितने भी सवाल आ रहे हैं वो उनका जो पैटर्न है वो इसलिए सेट करा गया है ताकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सेट हो पाए, ठीक है। इसलिए रीजनिंग में आप ये मत सोचो कि बहुत कुछ कठिन ऐसा आएगा। पजल्स एक बार के लिए आ सकते हैं, पजल्स तो वैसे भी आते हैं। पजल आप लोग देखो प्री के अंदर आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चन तक पजल के आ चुके हैं, ठीक है। तो पजल आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग का कंटेंट आपको दे देंगे, आप उसकी टेंशन ना लो, रीजनिंग के चैनल पर करा देंगे, ठीक है। पजल्स आप मैं आपको करा दूंगा, और रीजनिंग में टॉपिक वाइज जो भी चीज है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बस इतना ही है इस वीडियो में, ठीक है। और तो कुछ स्पेशली है नहीं। मैथ्स को हल्के में लो, मैं कह रहा हूँ खुद मैथ्स को आप हल्के में ले सकते हो, मैथ्स को आप लोग हल्के में लो, क्योंकि जब एसएससी ने खुद ही ऐसा करा है कि मैथ्स का वेटेज वो कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स का वेटेज कम कर दिया तो डिफिकल्टी लेवल अचानक से बढ़ा दें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कैट लेवल तक पहुंच जाएगा, वो नहीं है। अगर आप मैथ्स में पहले अच्छा करते आ रहे हो तो आगे भी आप और अच्छा करोगे, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल कम ही होने वाला है, ऐसा नहीं कि मैथ्स में बढ़ा देंगे, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल अगर कहीं बढ़ सकता है ना तो वो यहाँ बढ़ सकता है, और जीके में स्पेशली बढ़ सकता है, ठीक है। तो उन चीजों पर अब आप लोग ज्यादा ध्यान दो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर करे होंगे, ठीक है। और मेंस के आपके पास अभी सेपरेट मॉक तो कोई है नहीं, तो आप प्री के मॉक को ही उस तरीके से दो जैसे मैंने आपको बताया है। जब आपके मेंस के मॉक रेडी होंगे तब आप मेंस के मॉक भी देना, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। इसको आप लोग ऑनेस्टली करो, बहुत अच्छा आप लोग पेपर में करेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। 20,000 वैकेंसी, एक नौकरी आपकी है, आप भी अफसर बनोगे और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकोगे, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।